कहाँ जा रहा है देश? एक 8 साल के बच्चे क्यों, उसके क्लास के बच्चे बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, जय श्री राम बोलो, क्लास में हो रहा है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुस्तानियों अगर तुम बटोगे तो कटोगे, अगर तुम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में बटोगे तो कटोगे, अगर तुम जातियों में बटोगे। इस तरह का इलेक्शन हुआ कभी हमारे देश में? औरतों पे, अपने माँ बहनों पे पिस्टल लहरा रहे हो, किसके कहने से लहरा रहे हैं? लेडीज के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, इससे कितना गलत। हिंदू और मुसलमान साथ साथ एक प्लेट में खाना खाते थे। हमने वो हिंदुस्तान भी देखा जहाँ पर हज और उम्रे पर जाने वाले मुसलमानों के लिए हिंदू बहन भाई वो आके स्वागत करते थे। हमने वो हिंदुस्तान भी देखा था जब मस्जिद के बाहर अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर वो हिंदू माँ बहनें हमारी खड़ी होती थी और वो कहती थी कि ये नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो हम इनसे फूंक लगवाएंगे अपने बच्चों। पुरखों का ये सपना नहीं था कि कोई किसी का बुरखा उठा के देख ले, कोई किसी का घूंघट उठा के देख ले वोट के नाम। ये मानता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी ऐसे सांप्रदायिकता नहीं फैलाई थी और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसे सांप्रदायिक वो नहीं थे, लेकिन आने वाले वक्त में योगी जी तुम्हारा नाम एक सांप्रदायिक, एक शासित सांप्रदायिक शासन करने वाले के नाम से पुकारा जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करके देखें, अगर इन्हें एक दिन की दिहाड़ी भी अगर ये बीजेपी के लोग दे दें तो मैं अपना सिर पूरा अपना यहाँ से मुड़ाने का काम करूँ। ये एक दिन हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के बाटला हाउस में और यहाँ पर कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, बाटला हाउस के ही, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे चुनाव हुए हैं और किस तरीके के वो चुनाव हुए हैं वो सभी ने देखा है, मीडिया पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर। कैसे देखते हैं कि मतलब क्या चुनाव सही तरीके से हुआ? यही देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो कल चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो फुटेज आनी शुरू हुई उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया है और एक तरह से ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को जैसे पंगु बना दिया गया है, बिल्कुल अपाहिज बना दिया गया है और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेके बिल्कुल अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। बिल्कुल एकदम लोकतंत्र किसे कहते हैं? कल जो प्रशासन का तरीका था काम करने का, शासन प्रशासन का, वो उससे लग रहा था कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से होती है ये कल के इलेक्शन ने बताया है। बिल्कुल एकदम जिस तरह से दिखाया जा रहा था कि वोटर्स को भगाने के लिए वहां पर राइफलें लहराई जा रही थी, वहां पे पिस्टल लहराए जा रहे थे पुलिस के द्वारा और ऐसा लग रहा था जैसे कि पुलिस को भी बिल्कुल अपाहिज बना दिया गया है इस शासन में और ये योगी का शासन हर तरह से विफल हो रहा है। इसीलिए इनकी ये बौखलाहट है जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल एकदम देखिए, जो कल इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, वो कुंदरकी की तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी और जिस तरीके से पुलिस ने कठपुतली का काम कराया, आपने गाँवों में देखा होगा कि किसी पुराने ज़माने में कठपुतली वाला आया करता था, अपना ड्रामा दिखाता था, भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। उसी तरीके से पुलिस कठपुतली बन गई और इस तरीके से पुलिस ने लोकतंत्र की हत्या करी, संविधान की हत्या करी। वोटर्स ID कार्ड, आधार कार्ड छीन लिए गए, बोले ये तुम्हारा नकली है, इससे वोट नहीं डाली जाएंगे। आप ककोरी की घटना देख लीजिए, मीरापुर में एक SHO पिस्टल लहरा रहे हैं लेडीज के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर। इससे कितना गलत मैसेज गया संविधान के ऊपर, इस लोकतंत्र के ऊपर। आपने पूरा बर्बाद कर दिया और ये तानाशाही है बिल्कुल। और जैसे परसों काउंटिंग हो रही है, इसका इफेक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको। पहले तो आपके जितने भी दर्शक है सबको मेरा सलाम और आदाब अर्ज है। ये इलेक्शन क्या करता है, जब हमारा इलेक्शन हमारा फंडामेंटल राइट्स की बात होती है संविधान में, तो राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है, समानता का अधिकार की बात करता है। यही वो इलेक्शन है जो राजा हो या रंक हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन कल जिस तरह से ये संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, इस लोकतंत्र पे पिस्टल ताने गए, ये देश के लिए एक बहुत गलत मैसेज है और इसको हिंदुस्तान के आवाम को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अभी जो भी सरकार है वर्तमान में, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ के मुखिया बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अगर इस तरह के मैसेज आते हैं उस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेता। विपक्षी चिल्लाते रहते लेकिन इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं लेता। तो कल की ये जो घटना हुई है ना, ये लोकतंत्र का हत्या है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 2 महिलाएं थी जिस पे पिस्टल लहराया गया SHO के द्वारा, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत के धरती को माता क्यों बोला जाता है। उन 2 महिलाओं ने भारत माता की इज्जत बचाई है। उन 2 महिलाओं ने इस अराजक स्थिति में, इस डरावना माहौल जहां पिस्टल ताना जा रहा है, वहां चीख चीख कर बोल रही हैं कि आपको गोली चलाने का अधिकार नहीं, मैं अपना मत दूंगी क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। यही तो ब्यूटी है हिंदुस्तान की। जहां आप अराजक करने की कोशिश किए, जहां पूरा सत्ता के लोग,
प्रशासन के लोग इस लोकतंत्र को, इस धरती माता को, भारत के लोकतंत्र को पीछे धकेल रहे थे। वहीं दो महिलाएं सामने आती है और बोलती है कि हम जिंदा है, भारत माता पे आंच नहीं आने देंगे। यही तो ब्यूटी है हमारे देश की। हमारा प्रशासन किसके अंडर में आता है? वहाँ के मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। ये बिना मुख्यमंत्री के आदेश का तो हो नहीं सकता। इलेक्शन कमिश्नर यह संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? इस पे फौरी तौर पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको हटा दिया गया। बात ये नहीं कि कोई निलंबन हुई, बात ये कि ये घटना घटी क्यों। आप लोकतंत्र में किसी को वोट देने से कैसे रोक सकते हैं? ये भारत के आवाम को सोचना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया के कुछ लोग इसको फैक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिक चुकी है, आप देखो ना, कुछ दिन पहले वही उत्तर प्रदेश है जहां झांसी में एक घटना घटता है, जहां 11 से 12 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, जलकर मौत हो जाती है। कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखता, कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जब इलेक्शन होता है, उसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, बोलता है कि बटोगे तो कटोगे। ये क्या दिखाना चाहते हो आप? किसको ये मैसेज देना चाहते हो? बीजेपी पे एग्जाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी इसलिए करेगी कि मैंने कई बार शायद आपके चैनल के माध्यम से बोला, ये ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इनको न देश से प्रेम है, न भारत की मिट्टी से प्रेम है, न भारत के लोकतंत्र, गरीब, अति पिछड़ा किसी से प्रेम नहीं है। इनको अपने सत्ता से प्रेम है और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि किसी की हत्या करनी पड़े तो हत्या भी करेंगे। हमारे लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हमारे संविधान का हत्या हो रहा है। और दुख इस बात की है कि हिंदुस्तान की आवाम आज भी शांत बैठी है। इट डजंट मैटर कि आप किस कम्युनिटी से हो। जब आपका देश नहीं रहेगा ना, तो ना ही आपका धर्म रहेगा, ना ही आपका जात रहेगा, ना आप हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे। हर आदमी के दिल में दहशत है। जहां माइनॉरिटी की आबादी ज्यादा है, वहां हमारे गैर मुस्लिम परेशान है, और जहां गैर मुस्लिमों की आबादी है, वो माइनॉरिटी परेशान। ये मैसेज डाला किसने? 2014 के पहले हिंदुस्तान नहीं था क्या? ये भारत नहीं था? 2014 के पहले इलेक्शन नहीं हुआ करते थे क्या? इस तरह के इलेक्शन हुआ कभी हमारे देश में? औरतों पे, अपने माँ बहनों पे पिस्टल लहरा रहे हो। किसके कहने से लहरा रहे हो भाई? दिखाना क्या चाहते हो? तो ये दहशत का माहौल जनरेट किया जा रहा है। वैसे सस्पेंड कर दिया ना? सस्पेंशन इज नॉट ए सोल्यूशन। मैं बोलता हूं आपने उसको सस्पेंड कर दिया, ये नौबत क्यों आई? ये दहशत का माहौल। आप वो वक्त देखो, वहां थोड़ी देर आप अपने आप को वहां प्रेजेंट करके देखो। आप वहां वोट देने के लिए जा रहे हो, आप एक पुरुष हो और सामने से एसएचओ आए और पिस्टल लहरा दे, क्या गुजरेगा आपके ऊपर? तो किसी महिला पे, किसी कौम विशेष, किसी अल्पसंख्यक, किसी विशेष पे वो पिस्टल नहीं लहराया गया है। ये भारत माता पे पिस्टल लहराया गया, भारत के लोकतंत्र पे और भारत के संविधान पे पिस्टल लहराया गया, जिसको भारत के आवाम को सोचना पड़ेगा। अगर जहां तक सवाल चुनाव आयोग का है और जहां तक सवाल बुरखे का है कि बुरखा को हटाकर देखा जाएगा कि बुरखे के पीछे वही है जिसका आधार ये वोटर आई कार्ड है, तो इस काम को अगर महिला पुलिसकर्मी या महिला कोई भी कर्मचारी करेगा तो उसमें कोई भी किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। ये करने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कि वो है, लेकिन इसको कसदन किया जाए, इसको ये एक माइनॉरिटी को एक टारगेट करके किया जाए तो वो काम गलत होगा बिल्कुल एकदम। लेकिन अगर कोई भी महिला कर्मचारी इसको करती है तो वो ठीक करती है। कि जितना भी, जैसे भी 2014 से आज तक जब हिंदुस्तान हम देख रहे हैं, जब हम छोटे छोटे थे हमने वो हिंदुस्तान भी देखा था। हिंदू और मुसलमान साथ साथ एक प्लेट में खाना खाते थे। हमने वो हिंदुस्तान भी देखा था जहां पर कांवड़ यात्रा में मुसलमान उनकी खिदमत में लगते थे। हमने वो हिंदुस्तान भी देखा था जहां पर हज और उम्रे पर जाने वाले मुसलमानों के लिए हिंदू बहन भाई वो आके स्वागत करते थे। हमने वो हिंदुस्तान भी देखा था जब मस्जिद के बाहर अपने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को लेकर वो हिंदू माँ बहनें हमारी खड़ी होती थी और वो कहती थी कि ये नमाज पढ़ के आ रहे हैं तो हम इनसे फूंक लगवाएंगे अपने बच्चों पे, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे। हमने तो वो हिंदुस्तान भी देखा था। लेकिन आज जिस हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं, नफरत से भरे हुए हिंदुस्तान को हम देख रहे हैं, उसे देख कर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तानियों अगर तुम बटोगे तो कटोगे। अगर तुम हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान में बटोगे तो कटोगे। अगर तुम जातियों में बटोगे तो कटोगे। मैं ये इसका समर्थन करता हूं, मैं इस बात का। और बिल्कुल मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि हिंदुस्तानियों समझ जाओ, आप लोग समझ जाओ, ये जो कहना चाह रहे हैं ये अपनी सत्ता के लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसको देश हित में लेकर देखो कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। अगर जो झांसी में हुआ और बच्चे जलकर मर गए, अगर यही काम यहाँ पे हो जाता दिल्ली में या तो इसको मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारे देश की जो चौथा स्तंभ है वो सबसे पहले इसको सामने लाती।
लेकिन वो बोले ही नहीं, वो बात ही नहीं की, क्योंकि ये जो था ये बीजेपी शासित प्रदेश की कहानी थी, बीजेपी शासित प्रदेश का ये एक कांड था, लेकिन इस पर नहीं बोला गया बिल्कुल। अगर ये चीज दिल्ली में होती तो बोला जाता, अगर ये हिमाचल में होती बोला जाता, अगर ये पंजाब में होती तो बोला जाता, जहां भी गैर बीजेपी शासित राज्य होते वहां पर इसका बिल्कुल एक तरह से प्रोपेगेंडा बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं योगी जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि योगी जी इस तरह का शासन करके आप कहां जाएंगे? इतिहास के पन्नों में आपका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, जिस तरह से आप अगर औरंगजेब को याद करते हैं उसी तरह से आपको याद किया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी ऐसे सांप्रदायिकता नहीं फैलाई थी, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे सांप्रदायिक वो नहीं थे, लेकिन आने वाले वक्त में योगी जी तुम्हारा नाम एक सांप्रदायिक, एक सांप्रदायिक शासन करने वाले के नाम से पुकारा जाएगा। जब आप 10 मिनट की नमाज से आपको आपत्ति होती है, 10 मिनट की नमाज अगर रोड पर होती है ईद की, जो सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाती है, तो उसके लिए आप पूरा हमला लगा देते हो, पुलिस फोर्स लगा देते हो। लेकिन उसी के थोड़े दिन बाद में अगर वहां पे गंगा स्नान होता है और 2-2 दिन तक रोड जाम रहते हैं, 2-2 दिन तक, उसका इंतजाम आप क्यों नहीं करते? यहाँ पर कितने लोगों की ट्रेन छूट जाती है, कितने लोगों के हवाई जहाज छूट जाते हैं, और कितने ही मरीज उस 2-2 दिन तक वहां पर जाम में फंसे होते हैं, तो इसका इलाज आप क्यों नहीं करते? आप कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हो, मैं इसका समर्थन करता हूं, करना चाहिए पुष्प वर्षा, लेकिन कम से कम एक आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, दोनों आंखें खोल के करना चाहिए। अगर आप एक प्रदेश के, एक शासन के चलाने वाले हो, एक मुखिया हो प्रदेश के, तो प्रदेश का मुखिया एक बाप की तरह होता है, एक पिता की तरह होता है, उसे सारी संतानों को साथ लेके चलना होता है। एक राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि बटोगे तो कटोगे, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, किसको धमकाया जा रहा है? हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि हम इसको इत्तेफाक रखते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि हम जब तक यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ, एकता हमारी ताकत है। लेकिन ये जिन लोगों के मुंह से निकल रहा है ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, फिर 2002 याद कर लो, आप गुजरात का दंगा को भी याद कर सकते हैं आप। किन के मुंह से निकल रहा है मैं नहीं जानता। उसी पार्टी के कुछ लोग हैं जिसको सरकार तड़ीपार कर देती है, आज कहीं सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। किसी तरह से एक धर्म समुदाय को किसी बहाने से टारगेट किया जाए, और ये जो टारगेट जो किया जा रहा है ये देश के लिए खतरा है। मैं बोल रहा हूं बार बार इस बात को, इसको कहीं नोट किया जाए, और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही देश की, तो देश गलत दिशा में जा रहा है। हमारे पुरखों का ये सपना नहीं था कि कोई किसी का बुर्खा उठा के देख ले, कोई किसी का घूंघट उठा के देख ले वोट के नाम पे। हमारे पुरखों का ये सपना नहीं था कि बटोगे तो कटोगे। हमारा देश आजादी के पहले की सिचुएशन सोचो, जब अंग्रेज हमारे देश में थे, हमारे देश की क्या स्थिति थी, लोगों के अंदर क्या सपने थे, क्या जज्बे थे, किन जज्बों के साथ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, और हमें 1947 में आजादी मिलती है, 50 में हमको एक ब्यूटीफुल संविधान मिलता है। विश्व का सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी ये भारत है, और ये भारत में इस लोकतंत्र में इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, केवल एक समुदाय को टारगेट करने के लिए। आप 80% और 20% को टारगेट दिखा के आप इसको इराक बनाना चाहते हो क्या? इराक में जब ये बात बोली गई सद्दाम हुसैन के टाइम में कि इस्लाम खतरे में है, आज हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुत्व खतरे में है। किसकी वजह से खतरे में है? इराक में कितने % हिंदू थे भाई? वहां मुस्लिम थे, वहां इस्लाम खतरे में हो गया। ये प्रोपेगेंडा वार है, ये देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हिंदुस्तान की दिशा ऐसी हो गई कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में हो सकता है क्या? आपका राष्ट्रपति, आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री, थल सेना का मालिक आपका, जल सेना का मालिक आपका, आप किसको डरा रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन प्रोपेगेंडा पे अगर हमारा नया जनरेशन गया, हमारा देश गलत दिशा में जा रहा है, हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं लगता है कभी कभी डर लगता है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, उनका लड़का 8 साल का है, वो 3rd क्लास में पढ़ता है, वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है। जब क्लास में उसके टीचर बाहर जाते हैं तो उसको पाकिस्तानी बोला जाता है। कहाँ की बात है? ये दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं। ये किस तरह की जनरेशन दे रही है? हमें क्या दे रहे हो तुम? हिंदुस्तान को कहां लेके जा रहे हो? क्या सपने थे हमारे? कहां जा रहा है देश? एक 8 साल के बच्चे को उसके क्लास के बच्चे बोल रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, जय श्री राम बोलो, क्लास में हो रहा है। फिर मैंने उसमें जाके इंटरवेंस किया, मैं जाके प्रिंसिपल से बात किया, उसके गार्जियन को बोला कि जाके रिटर्न में कंप्लेन दो। तो ये कहां जा रहा है देश?
आप सोच सकते हो ना, मेरे प्राइवेट था या सरकार? गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है भाई, बहुत अच्छा स्कूल है। ये हालत है हमारे देश का। हम दिल्ली में रह रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? यहीं के औलाद हम हैं, इसी जमीन की मिट्टी है हमारे बदन में, इसी जमीन के फर्जंद हम भी हैं। लेकिन हमारे लिए माहौल में घुटन क्यों है? क्यों परेशान कर रहे हो आप? क्या दिखाना चाहते हो इस देश को? जब से देश आजाद हुआ है 1947 तक, इन्होंने तो लगता है अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने जो तानाशाही इस तरह से लेकर आए हैं, तो इन्होंने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को और आपने देखा कि शरद पवार जी की पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का काम किया। और कल जो इन्होंने दिखाया है, जो 9 सीटों पे जो उपचुनाव थे यूपी के अंदर, जो इन्होंने दिखाने का काम करा है, जिस तरीके से सरकारी मिशनरी और जिस तरीके से पुलिस हो या और भी कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट थे सरकार के, ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। मैं तो कहना चाहता हूं कि इन्हें सिर्फ निलंबित ही नहीं करना चाहिए, जितने भी, मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जॉब से सस्पेंड करा जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, पुलिस वाले हों या इनकम टैक्स वाले हों या ईडी वाले हों या सीबीआई वाले हों या और भी जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार के, इन्हें अगर सैलरी मिलती है तो सैलरी ये 140 करोड़ भारतीय जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब टैक्स देने का काम करते हैं, अगर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज तक जब खरीदते हैं, तो उससे जो टैक्स जो मिलता है सरकार को, उस सरकार से, उस टैक्स से इनकी सैलरी देने का काम करती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन्हें कार्यकर्ता ही बन के किसी का काम करना है तो ये अपनी जॉबों से रिजाइन दें और जॉबों से रिजाइन देने के बाद में जाके ये बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करके देखें। अगर इन्हें एक दिन की इनके दिहाड़ी भी अगर ये बीजेपी के लोग दे दें तो मैं अपना सिर पूरा अपना यहाँ से मुड़ाने का काम करूँ। ये एक दिन की तनख्वाह भी देने का काम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ ने देखा पिछले 1 साल के अंदर एलजी साहब के माध्यम से यहाँ पे पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश कहीं ना कहीं इससे दिल्ली को भी, जैसे महाराष्ट्र में, एक सेकंड, जैसे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किया, उसी तरीके से इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी। किसको देखते हो ओखला के अंदर विधायक? अभी तक तो अमानत भाई विधायक हैं भाई, वापस क्या आ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं अमानत भाई, उनका कार्यकाल ये चल रहा है, सेकंड कार्यकाल। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी वो सिटिंग विधायक हैं और सिटिंग विधायक है तो इंशाल्लाह वही आगे भी विधायक रहेंगे। और बाकी आप पार्टी जिसे, हम तो आप पार्टी के सिपाही हैं, आप पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पिछले 5 साल में अमानतुल्लाह खान को विधायक देखना चाहा था तो वो विधायक रहे। उससे 5 साल पहले मैंने अमानतुल्लाह खान को विधायक देखना चाहा था, वो विधायक रहे। अब अगर थोड़ा सा बदलाव आता है तो मैं अगर इस फहरिस्त में, आप मुझसे ये पूछना ही चाह रहे हैं, बार बार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई मैं बताऊं अपने मन की बात, तो मैं अपने मन की बात बता देता हूं। मैं महमूद अहमद को चाहूंगा कि उसको भी मौका मिलना चाहिए। वो जुझारू आदमी है, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले आदमी है, बिल्कुल एकदम।